बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो हमने सब ने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे होते हैं और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी की भी ज़रूरत होती है, हार्डवर्क की भी ज़रूरत होती है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि हमें गलतियाँ करने की भी ज़रूरत होती है। महज गलतियों से मत घबराएं, गलतियों से सीखें। अगर आप किसी भी अपने करियर को अचीव करने के लिए कोई गलती करते हैं तो देखें कि आपने ये गलती की है लेकिन इससे क्या सीखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम फेल भी होते हैं और फेलियर के बाद हम उठने से घबराते हैं। तो ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और बार बार गिरने से मत घबराएं, क्योंकि ज़िंदगी में और ज़िंदगी की कामयाबी का राज इन्हीं छोटी छोटी सी बातों में है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो आज फैसलाबाद का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म दिखाई दे रहा है। सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। शहरी जो हैं वो घर तक महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा शहरी जो हैं वो चाहते हैं कि अपने ज़रूरी काम या औकात में निपटा लिए जाएँ। तो ऐसे में सुबह का जो टाइम है इसमें जो गर्मी की शिद्दत है वो थोड़ी कम दिखाई देती है और इसी तरह से शाम के औकात में। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 42 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 32 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। टेम्परेचर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुशगवार दिखाई दे रहा है। और जब मौसम जो है वो शदीद गर्म हो, जाहिर सी बात है मुश्किलात भी आती हैं, अपने मामूलात ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि घर से बगैर ज़रूरी ना निकला जाए। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो ज़रूरी तो होती हैं लेकिन गैर ज़रूरी भी होती हैं। तो जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं तो कोशिश किया जाए कि जब मौसम गर्म है उन्हें कम टाइम दिया जाए। इसी के साथ साथ अपने साथ एक वाटर बोतल रखी जाए और जितना हो सके गर्मी से बचे, खासकर छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि गर्मी सबसे ज़्यादा उन्हें इफेक्ट करती है। तो बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ करियर काउंसलिंग की। हमारे जो नौजवान नस्ल है सबसे ज़्यादा परेशान इस वजह से दिखाई देती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इसी बात पर आता है कि कौन सी फील्ड चूज़ करें। आया बिजनेस बेस्ट होगा या IT बेस्ट होगी? आया हम एक अच्छे जॉब सीकर बन सकते हैं या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? लेकिन इन चीज़ों के डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पर आती है करियर काउंसलिंग। आपकी जितनी अच्छी करियर काउंसलिंग होगी आप उतने ही बेहतर तरीके से अपने फील्ड और अपने इंटरेस्ट को समझ जाएंगे। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। थैंक यू सो मच जहांगीर अशरफ फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मोहम्मद अली नारू, सबसे पहले मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। नौजवान नस्ल का सबसे बुनियादी और अहम मसला ये है कि उन्हें नहीं पता कि राइट पाथ क्या है। जैसे मैंने बताया कि बिज़नेस चूज़ किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज़ किया जाए, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है वो सब कह रहे हैं कि AI का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो करियर काउंसलिंग को या इसकी इंपॉर्टेंस को आप किस नज़र से देखते हैं? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के हवाले से। देखें, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो आपका ज़ाती रुझान और दूसरा आपके इदारे या आपका जो माहौल है, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपको अच्छे से गाइड कर सकें। होता ये है कि जो आपके रुझानात हैं और वही आपका काम बन जाए तो आपका आधा काम वैसे ही ख़त्म हो जाता है कि आपको एक मुशक्क़त उठानी नहीं पड़ती, एक जहमत उठानी नहीं पड़ती खुद को तैयार करने के हवाले से कि मैंने ये काम करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक प्रोफेशनली टीचर हूँ और मुझे पढ़ाने का शौक़ है और मेरा खुद भी बड़ा लगाव है मुताला का, तो मैं एक बेहतरीन टीचर बनूंगा बनिस्बत के इसके कि मैं सिर्फ अर्निंग के लिहाज से कि मैं 2-3 ट्यूशन्स रख लूँ, 1-2 एकेडमी पढ़ा दूँ ताकि मेरे पैसे निकल आएँ और मैं कुछ सर्वाइव कर सकूँ। अच्छा, अगर तो मैं पैशनेट हूँ उस हवाले से, फिर जब मैं काम करूंगा, अगर मैं पढ़ाता ही हूं तो मैं उसमें हर गुजरते दिन के साथ जिद्दत लेके आऊंगा, खुद को बेहतर करने की कोशिश जारी रखूंगा, क्योंकि मेरा शौक भी होगा, मेरा इंटरेस्ट भी होगा और साथ में मैं उसको पढ़ना भी चाहता हूं, पढ़ाना भी चाहता हूं। कई चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी
तो वो एक बेहतरीन मुरक्कब तैयार करेंगी, बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करेंगी। रुझानात अगर आपके पैशन के साथ मिलते हैं तो फिर तो वो काम बेहतरीन हो जाता है। अब यहाँ पर करियर काउंसलिंग क्या करती है? बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ पर अब जो रुझान है, जो चीज़ें देखी जाती हैं वो यही है कि जनाब ये डिग्री ले लें, इससे आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, ये काम कर लें, ये कारोबार बड़ा फास्ट ग्रोइंग है, फास्ट फूड की तरफ आ जाएं, ये दिन रात चल रहा है काम। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़ाती शख्सियत को मलहूज़े खातिर रखने की बजाय दूसरे की उस राय को तक़वियत दे देते हैं जो शायद आर्जी हो या फिर चंद दिनों के लिए हो या फिर जिसमें हम सर्वाइव ही ना कर सकें। मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं मेरे पास इतने पैसे, अब उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसमें मेरी कोई ज़ाती इनफरादी मेरी सतह पर कोई मेहनत नहीं है, मुशक्कत नहीं है, तो वो मैं काम करवा तो सकता हूं, लेकिन उसको ग्रो करना या उसमें किसी इनफरादी हैसियत से उसको इस तरह कामयाब करवाना कि कल को वो एक बड़ा ब्रांड बने, प्रोडक्ट बने या खुद एक सेल्फ मेड ऐसी शख्सियत तैयार हो जाए, तो वो मुमकिन चीज़ें नजर नहीं आती। करियर काउंसलिंग क्या करती हैं? हम ये चाहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पर अब क्या हो रहा है, वो तालीमी इदारे हों, वो कारोबारी मराकिज़ हों या वो निजी सतह पर कोई भी जहां से भी आप बात कर लें, तो कहीं भी करियर काउंसलिंग ना होने के बराबर है। हम अपने फैसले भी खुद कर रहे हैं और वो भी इस तरह से कर रहे हैं, चीज़ों को चंद एक को मद्देनजर रख के कि हम यूट्यूब पर जाते हैं और वहां पे जाकर सर्च करते हैं या फिर हमारा जो चैट जीपीटी है उससे जाकर कुछ पूछ लेते हैं जो हमारी शख्सियत के बारे में ना होने के बराबर जानता होता है, और वो क्या करते हैं कि हम उनमें से कुछ चीदा से पहलू लेते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें मेरी मुताबिकत की हैं, शायद ये कुछ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो टीचर्स हैं, मेंटोर हैं या कोई भी हमारे घर का बड़ा पढ़ा लिखा शख्स है, वो इसमें बड़ा मददगार साबित हो सकता है। अगर उसका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है और वो चीज़ों को जानता है तो वो आपको अच्छी राय दे सकता है। मुशावरत ना होने की वजह से अब यहाँ पर बुनियादी चीज़ क्या आती है, जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो डिस्कशन है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल, आपस में डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ साथ जब आप अपनी फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंटर के बाद मैं समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, आपकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार इस टाइम पे होता है कि आया आप बिजनेस फील्ड चूज़ करते हैं, आप सोशल साइंस की किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जहांगीर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इंटर के जो बच्चे हैं वो फारिग हो गए हैं, अब आगे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतरीन है। तो एक डिग्री का इंतखाब करते हुए हमारे यहाँ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जिसे हमने अवॉइड करना है? अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स ये होती है कि हमारा बच्चा मैट्रिक में, उसके पास चूंकि दो ऑप्शंस होती हैं कि मैट्रिक साइंस के साथ कर ले या आर्ट्स के साथ कर ले। जब वो इंटर में जाता है तो उसके पास तकरीबन 4 ऑप्शन मेन बच जाती हैं, जिसमें साइंस है, आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है और कॉमर्स है। ये 4 में उसने चूज करना होता है। लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के लाइफ में कदम रखने वाला है, उसके लिए ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि वो खुद परेशान है। अच्छा, अब बच्चा चूंकि हमने उसको 10वीं तक या 12वीं तक उसको माइंडसेट उसका बना दिया कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, बायो करनी है या कंप्यूटर साइंस करनी है, उसको मेनली 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बच्चा अपना टारगेट सेट किया होता है माइंड में कि मैं डॉक्टर बनूंगा जी। अब डॉक्टर बनने के चांसेस इतने कम है कि पूरे पंजाब में लाखों बच्चे अपीयर होते हैं मेडिकल में, एफएससी में, लेकिन जो एंट्री टेस्ट देते हैं वो सिर्फ 70,000 के करीब लोग होते हैं। पहले तो एंट्री टेस्ट से पहले ही निकल गए, जिनकी सप्लियां आ गई, जिनका नंबर अच्छे नहीं आए, जिनको पता है कि उनका एमबीबीएस में होना ही नहीं है, वो सारे निकल गए। लेकिन जो एमबीबीएस के लिए मिनिमम क्राइटेरिया मीट करते हैं 70-80 हजार बच्चे, उनमें से भी 4-5 हजार बच्चे एमबीबीएस कर पाते हैं। उनमें से भी 60-65 हजार बच्चे जो है वो फिर दोबारा से एक बार किक आउट हो जाते हैं उस सिस्टम से डॉक्टर बनने के। अच्छा, फिर उनके पास चूंकि वो सारा साल जो उन्होंने 12 से 15 साल, क्योंकि 12 साल तो एजुकेशन 12वीं तक होगी ना, तो हमारे प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1-2-3 साल, वो 15 साल पढ़ाई के दौरान उसका एक ही माइंडसेट था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उसको नाकामी हुई और उसने सेकंड ऑप्शन सोची नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि उसको किसी ने गाइड नहीं किया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी कोई सेट करनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सका तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो ये कर लूंगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक टारगेट बता दिया जाता है, जी आपने डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। और इवन जब बच्चा या बच्ची एफएससी मेडिकल रख लेता है तो सारी फैमिली की तवक्कुआत सारी उस पर नजर जमाए बैठी, ये हमारा बच्चा या बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। जैसे ही उसकी कोई सप्ली या उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, या बहुत सारे बच्चे बच्चियां प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन हो जाता है लेकिन फीस नहीं होती उनके पास, तो वो एमबीबीएस नहीं कर पाते।
तो हमारे यहाँ बच्चे को नफसियाती तौर पर इतना दबाव का सामना करना पड़ता है, तो बेचारा अपनी मर्जी से कोई अलग फील्ड भी नहीं चूज कर पाता। फिर क्या होता है, हमारे यहाँ ट्रेंड जो है कि हमने यहाँ भी जमा करवा दिया फॉर्म, वहाँ भी जमा करवा दिया, वहाँ भी करवा दिया, मल्टीपल ऑप्शंस। अच्छा, उसमें भी हम स्पेसिफिक नहीं हुए कि मैं अगर MBBS नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा या करूंगी। हमें एटलीस्ट मैं समझता हूं कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि अगर फर्स्ट ऑप्शन मेरी ये है, ये नहीं हो सका तो मैं ये करूंगा, ये नहीं हो सका तो मैं ये करूंगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ एक ऑप्शन होती है, वो नहीं हुई, क्रॉस लग गया, तो बच्चा मायूस, उसकी फैमिली मायूस, और उसको ताने टोंट और हर बंदे की नजरें उसे ऐसे खा रही होती हैं कि जैसे पता नहीं क्या उसने गुनाह कर दिया। हालांकि मैं समझता हूं कि उसमें कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको पहले ही वहां जाकर जाया होने से बचा लिया। बिल्कुल। देखिए, हर डॉक्टर कामयाब नहीं है, हर इंजीनियर कामयाब नहीं है। इस वक्त इंजीनियरिंग पे इतना सवाल है कि UET का दाखिला नहीं हुआ पिछले साल पूरा। बिल्कुल। कि लोग इंजीनियर बनना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि इंजीनियर की से ज्यादा सैलरीज और फील्ड में ले रहे हैं लोग। ठीक है, डॉक्टरी तो अभी है थोड़ा सा पीक उसका, लेकिन अनकरीब उसका भी सवाल आने वाला है कि किसी ने MBBS को पूछना नहीं है। क्योंकि एक डॉक्टर की सीट अगर अनाउंस करें ना, तो हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं एक सीट की वजह से। तो क्या मसला है कि MBBS बहुत ज्यादा हो चुका, लेकिन आगे हमें यह भी देखना है कि कौन सी डिग्री की जरूरत है अब हमें फ्यूचर में। बहुत सारी डिग्रियां हैं जो सिंपल, जो हमारी प्योर साइंसेस, वो खत्म होती जा रही हैं। अब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनमें डायरेक्ट एडमिशन ही नहीं होता। अब प्रोफेशनल डिग्रीज का दौर आ गया है कि अब सबसे ज्यादा एडमिशन कंप्यूटर साइंस में होता है, सबसे पहले उसकी सीट फिल होती है। उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड आ जाए तो डी फार्मेसी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी DVM भी करवाती है। तो अल्टरनेट और पैरेलल ऑप्शंस बच्चों को ड्यूरिंग स्टडी उनके माइंड में डाल देने चाहिए। एक तो मायूसी नहीं होगी बच्चों को, उन्हें पता होगा यार ये मैं नहीं कर सका, ये कर लूंगा, ये नहीं कर सका, ये कर लूंगा। वो एक माइंडसेट, पहले एक्सेप्टेंस लेवल उनका बढ़ जाता है अपनी फेलियर को। हम क्या करते हैं कि बच्चे को बताते ही नहीं ऑप्शंस कि MBBS के बाहर भी एक दुनिया है। बिल्कुल। ठीक है, वो शुरू से एक माइंड बना होता है कि अगर हम किसी छोटे बच्चे से पूछे भी ना ये कि आप क्या बनोगे, उसके ज़हन में 2 ही ऑप्शन आते हैं, या तो वो डॉक्टर बनेगा या वो टीचर बनेगा। ये जो डॉक्टर बनने का एक चार्म है या क्रेज है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों को पता चलता है कि अब जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। कुछ पेरेंट्स फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, और कुछ मैंने ये सोशल मीडिया पे जहांगीर अशरफ में एक रिपोर्ट देख रही थी, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या क्या है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोजगार हैं। और ऑलमोस्ट ये फैसलाबाद या पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो डॉक्टरी का स्कोप भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मुतासर दिखाई दे रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी फैसलाबाद में वाक़या हुआ कि एक प्राइवेट सेक्टर ने जब ओपन की अपने हॉस्पिटल के लिए कि मुझे डॉक्टर्स चाहिए, तो लाइनें लग गई डॉक्टर्स के लिए। तो हमारे यहाँ MBBS करने वाले भी बेशुमार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, PhD जो सबसे हायर डिग्री समझी जाती है, जिसके बाद भी डॉक्टर लग जाता है साथ, एक तो MBBS डॉक्टर होता है, एक PhD डॉक्टर होता है। पाकिस्तान में 500 से ज्यादा PhD वाले बेरोजगार फिर रहे हैं। ये एक बाकायदा उनकी एसोसिएशन बन गई थी कि बेरोजगार PhDs कि वो अपने लिए कुछ करें, यूनिवर्सिटीज को, HEC को कहें, क्योंकि HEC की तरफ से एक प्लान था कि जो भी बच्चा PhD कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, उसको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल का बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वो उसको टेन्योर देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने वो कर भी लिया, लेकिन उसके बाद परमानेंट एडजस्टमेंट उनकी नहीं हुई। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो चांस भी नहीं मिला। अब देखिए, इसमें कॉम्पिटेंसी का भी आ जाता है ना कि आपने वो सिर्फ फीसें देकर एक कागज का टुकड़ा लिया है या कोई नॉलेज भी लिया है। बिल्कुल। यहाँ पर जहांगीर अशरफ ये भी सवाल है कि हमारे यहाँ एजुकेशन है, देख रहे हैं कि पहले MSc जो है वो इतनी कॉमन नहीं थी, और उसके बाद अब देखिए PhD वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे बेरोजगार हैं। आया हमारा तालीमी मेयार तो बेहतर हो गया है, क्या हम स्किल भी अपने नौजवान नस्ल को प्रोवाइड करें ताकि वो जॉब सिक्योर कर सके या अपना बिजनेस डेवलप कर सकें? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद।
तालीम या एजुकेशन जो है वो इंसान में शऊर पैदा करती है, इंसान को काबिल बनाती है। और ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन जो है एक सरमायाकारी है, सरमायाकारी आपके फ्यूचर को लेकर। और जब हम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी फील्ड हमारे लिए बेस्ट है, हमें कौन सी फील्ड ज़्यादा कॉम्पिटेंट बना सकती है, क्रेडिबल बना सकती है और हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। जो चीज़ें हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या अपने पैशन के अकॉर्डिंग करते हैं उसमें हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ना भी हो तो हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो काबिलियत है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर करियर काउंसलिंग करवाई जा रही है या नहीं। अगर करवाई जा रही है तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो नौजवान नस्ल का ये अलमिया है कि वो काबिल उस तरह से नहीं बन पा रहे, स्किलफुल नहीं बन पा रहे। तो मोहम्मद इनार, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अगर करियर काउंसलिंग के हवाले से देखें तो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं क्या ये जिम्मेदारी फुलफिल कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? देखें, आपने बुनियादी नुक्ता तो खुद ही उजागर कर दिया है हमारे इंस्टीट्यूट्स के हवाले से। अब देखें, हमें नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ डिग्रीज हैं जिनका बिल्कुल भी कहीं भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लिटरेचर से वाबस्ता होंगी, वो साइंस से वाबस्ता होंगी, किसी से भी है। तो जब आप बेतहाशा एक ही डिग्री को प्रमोट करते चले जाएंगे तो वो कहाँ पर आप उसके मुतरादिफ या तो फिर उतनी जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा की जाए ताकि वो सब का सब जो रोजगार भी पैदा हो सके और उनको कुछ मिल भी सके। अब यहाँ पर एक चीज वाजे होने के बावजूद हम इकदामात ना उठाएं और वो डिग्री तसलसल के साथ होती चली जाए और वहां पर डिग्रीज होल्डर आते जाएं, जॉब ना मिले तो वहां पर एक बेहंगम सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब यहाँ पर काम होता है हमारे इदारों का, मनसूबा साजों का, जिन्होंने अगली की अगली पूरी मनसूबाबंदी करनी है। और अलमिया ये है कि तालीम के हवाले से हमारे यहाँ पर ऐसा माइंडसेट ही नहीं है कि आइंदा आने वाले 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए हमने क्या सोच रखा है कि किन चीज़ों का रिसर्च के हवाले से हो या वो एक सादा सी डिग्री के हवाले से हो कि हमें कौन से एजुकेटर्स चाहिए, कौन से लोग चाहिए जो हमारे आइंदा आने वाले दिनों में काम आएंगे। मतलब कि सोलर एनर्जी पे बहुत सारा काम होने वाला बाकी है, इन्वायरमेंट के हवाले से बेतहाशा काम होने वाला बाकी है, पूरी दुनिया का मसला है, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बेशुमार चीजें हैं। अब एक है चीज पैशनेट होना। जो बंदा अपने काम के हवाले से जुनूनी है वो उसमें कुछ ना कुछ निकाल भी लेता है, वो हुनरमंद भी हो जाता है और उसको इन चीजों का सामना भी नहीं करना पड़ता कि वो कमा नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। मसला बनता है हमारा आ जाके जो सादा लोग डिग्री होल्डर बनता है, जिसने एक कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ है और वो कभी किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, कभी कहीं पे जाता है, कभी कहीं पे जाता है। तो उस मसले के हल के लिए हम कहते हैं करियर काउंसलिंग कि आप चीजें देखें कि स्कोप क्या हो जा रहा है, चीज क्या हो रही है, उसके मुताबिक आप निकालें। अब हमारी यूनिवर्सिटीज के पैरामीटर क्या है कि जनाब दाखिले ओपन किए, टारगेट पूरा किया, टारगेट पूरा करके खत्म कर दी बात, और बाद में वो 4 साल के बाद एक पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल दी यूनिवर्सिटी से, पूरे का पूरा एक बैच तैयार करके अब वो दर बदर की ठोकरें कर रहा है। किसी को कुछ मिल गया, किसी की कोई PR चल गई, किसी का कुछ हो गया, कोई कहीं पर बैठ गया, कोई BA की डिग्री लेकर बाद में किराने का स्टोर खोल के बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। तो करना क्या चाहिए यहाँ पर, अगर हम पहले ही प्लानिंग कर लें कि जनाब ये चीजों की हमें जरूरत है यहाँ पर ऐसे। अब देखें इंटरनेशनली प्रोग्राम चल रहे हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क से कह रहा है कि हमें ये स्टूडेंट्स चाहिए, ये लोग हैं, ये हमारे मसाइल चल रहे हैं, हमें इंडस्ट्री के लिए ये लोग चाहिए। एक वक्त था कि फैसलाबाद से इंडस्ट्री के हवाले से पूरी दुनिया में जाया करते थे लोग कि उनको बताया जाए कि इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करती है, कैसे अब चलाया जा सकता है। हमने अपने जो वीक पॉइंट हैं उनको दूर करना है बस। उस हवाले से क्या है कि इदारों का और जो पब्लिक होल्डर, जो ओहदेदारान हैं, उनका एक जगह पर आकर बैठना, मिल बैठकर इस चीज को तय करना कि आया हमें जो चीज चाहिए उनकी डिग्रीज हम ज्यादा दिलवाएं, उस जानिब स्टूडेंट्स को ज्यादा लाएं। आप करियर काउंसलिंग करें, आप तशहीर तो करते हैं। अब देखें कोई भी गवर्नमेंट है उसने अपना एक फिल्टर प्लांट भी लगाना है तो उसकी 10 जगह पर तशहीर कर दी जाती है कि जनाब फलां CM ने, फलां वजीर ने यहाँ पर आना है, ये होना है, ये होना है, उसकी तशहीर की जा रही है। और जिन बच्चों ने मुल्क संभालना है उनके मुस्तकबिल के लिए कोई भी मुस्तकिल प्रोग्राम नहीं है हमारे पास। इक्का दुक्का प्रोग्राम आते हैं, वो चल जाते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले 20 साल बाद पाकिस्तान तालीमी हवाले से कहां पर खड़ा होगा ये सोचने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। तो यहां पर कैरियर काउंसलिंग का अमल दखल बहुत अहम है कि हम प्रोडक्ट ही वो तैयार करें जो हमें चाहिए। यहां तो आप बहुत ही मल्टीकल्चरल हैं कि आपके पास कोई भी डिग्री आएगी, आपके पास जॉब है, सेक्टर ही सेक्टर हैं, आप उनको देते जाएंगे। अब तो देखें महविश
कि जो चीजें हमें ना होने के बराबर लगती थी, मतलब कि एक हमने बुके तैयार करवाना है, एक डेकोरेशन पीस है, अब वो भी लोग लाखों लाखों कमा रहे हैं, जिसका पता ही नहीं था कि यार ये जो हम अपनी नोटबुक थी गर्मियों में उसको हम किया करते थे, कवर अप करते थे कलरफुल, बिल्कुल ठीक है, अब वो बाकायदा एक पैशन है, वो लाखों लोग कमा रहे हैं। अब चीजों को क्या करना है, हमने एक तरतीब में लाना है, एक कैटेगरी करनी है, चीजों को सेट करना है, विजन सेट करना है कि जनाब ये चीजें हैं। हमारा हमसाया मुल्क है चाइना, किस प्रोडक्ट में वो पैसे नहीं कमा रहा, किस चीज में वो पैसे नहीं कमा रहा, हत्ता कि अपना वेस्ट तक वो बेच रहा है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी तक सोच रहे हैं कि हमें डिग्री कौन सी चाहिए, स्कोप कौन सा है, आया मैं ये पढ़ूंगा इसके बाद इसका स्कोप है, मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो जहां पर इस कदर ज्यादा गैर मुतजलजल अजहान की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जिनको पता ही कुछ नहीं है, और ऊपर से सोने पर सुहागा ये हो जाता है कि जब हम आगे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वो भी ये नहीं देखते कि आपका इन 4 साल के बाद क्या बनेगा, वो भी ये देखते हैं कि जनाब आप अपनी डिग्री मुकम्मल करें, एंड पे आप रिसर्च करें या अपना थीसिस लिखें, कुछ भी करें, वो करके आप यहां से फारिगुल तहसील हो जाएं, फिर आप जाने और आपका काम जाने, वो फिर एक पूरे का पूरा उसको ग्राउंड में फेंक दे दिया जाता है, लेकिन किया कुछ नहीं करता। और जब फिर एक स्टूडेंट आता है, वो अपनी डिग्री से फ्री हो जाता है और डिग्री उसके हाथ में होती है, उसके पास स्किल कोई नहीं होती, यकीनन उसके लिए और उसकी जो फैमिली है उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, एक दबाव होता है। तो ये चीज़ को मैनेज करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अपने इंटरेस्ट को एक कंसिस्टेंसी के साथ अपनी डिग्री का इंतखाब करें। जहांगीर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में फ्लॉज आखिर क्या हैं? क्या हमारे इंस्टीट्यूट करियर काउंसलिंग को बेहतर कर सकते हैं? गुंजाइश आखिर कहाँ पर है बेहतरी की? अच्छा, हमारे यहाँ कभी भी स्टडी को जो उसका असल मकसद है उससे हटके हम हमेशा जॉब चाहते हैं कि जॉब ओरिएंटेड हो हमारी स्टडी। हालांकि इससे किरदार साजी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें कसूर हमारे इदारों का भी है, स्टूडेंट का अपना भी है, और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, पेरेंट्स जो हैं वो अगर उसको कोई टीचर कोई मशवरा दे दे कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी इस अकॉर्डिंग है तो आप इसको यहाँ पर भेज दें, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन पेरेंट्स कहता नहीं, मुझे तो इसको ये बनाना है। अच्छा, हम अपने ख्वाहिशात जो है उसकी वजह से वो बच्चे की कुर्बानी दे देते हैं कि बच्चा वो चाह ही नहीं रहा, बच्चे में वो कैपेसिटी नहीं है, उसका टीचर आपको बता भी रहा है। अच्छा, इस तरह की एक तो टीचर बहुत कम है कि जो बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा इस नेचर का है, इसको ये करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, जब किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा एडमिशन ले लेता है, उसको मैं दो चीज़ें है ना, एक तो इंटरेस्ट की बात हुई कि हमें जो इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। मैं कहता हूँ जहां आप चले गए वहां इंटरेस्ट डेवलप कर लें। दो ऑप्शन हैं, या तो इंटरेस्ट वाली जगह चूज करें या जहां चले गए हैं वहां इंटरेस्ट डेवलप कर लें। तीसरी ऑप्शन नहीं है आपके पास, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तीसरी ऑप्शन पे जाते हैं कि ना इंटरेस्ट डेवलप करना है ना अपने इंटरेस्ट की बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दो ऑप्शन जो चूज कर लेते हैं ना वो कामयाब होते हैं। जो तीसरी ऑप्शन पे रहते हैं ना, जो मेजोरिटी है हमारी कि ना इंटरेस्ट डेवलप करना है, मजबूरी में करी जाना है जी, ये अब जाना ही जाना है। अब जो लोग नौकरी भी करते हैं ना, वो जैसे कहते हैं सुबह 8 से 4 या जो भी 9 से 5 कह लें, जितना भी टाइम कह लें, 9 से 5, तो जो कैलकुलेटेड टाइम पीरियड में रह के नौकरी करना चाहते हैं, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर तो आपका इंटरेस्ट है तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर आप टीचर हैं तो आपको क्लास में टाइम का पता नहीं चलता। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई आपको असाइनमेंट मिली वो कर रहे हैं, तो आपको टाइम, ठीक है, फिर टाइम आपका वो मोहताज नहीं रह जाते, ना आप टाइम के ना टाइम आपका, फिर आप अपनी धुन में लगे रहते हैं। और फिर जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाबी देता है। हमारे यहाँ क्या है, कैलकुलेशन हर चीज पे कि मैंने इतना पैसा लगाया। मैं इवन एक बात हुई एक प्रोफेसर से, तो मैंने कहा बच्चा क्या कर रहा है, उसने कहा MBBS में दाखिला ले दिया। मैं कहा किस कॉलेज में, उसने प्राइवेट कॉलेज का नाम लिया। मैं कहा इतना महंगा, कोई और डिग्री करवा लेनी थी, MBBS को इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। कहता यही समझूंगा एक प्लॉट ले लिया। एक प्रोफेसर लेवल के बंदे की जब ये सोच होगी कि एक प्लॉट मैंने ले लिया है अपने बच्चे को MBBS में दाखिला दिलवाते वक्त, ये सोच है, इसका मतलब कि इसको टोटली पैसे से तोल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। MBBS से मेरा बच्चा कमाई का जरिया बनेगा, एक मशीन बन जाएगी। इसका मतलब जो हम कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत करनी है डॉक्टर बनके, वो सारा झूठ है। ठीक है, कोई खिदमत नहीं है। सबके माइंड में होता है कि पैसे की मशीन बन रही है मेरी, मैं आज महंगी फीसें दे के अपना प्लॉट बेच के इसको MBBS करवा दूंगा तो कल को नया प्लॉट ले लेगा। तो हमारे यहाँ जब पैसे को जोड़ दिया जाएगा ना, कैलकुलेशंस को लेके आ जाएगा बीच में, तो फिर हमारी सोसाइटी का जो इस वक्त हाल है वही होना है
कि कोई सिंसेरिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई इंसानियत की खिदमत नहीं है, कोई खौफ खुदा नहीं है, कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। हर बंदा वो छुरी लेके दूसरे को काटने पे लगा हुआ है कि मैं इसको लूट लूं। बिल्कुल यही सिचुएशन है। कोई एहसास, कोई वो हमें इदारों में एजुकेशन का मकसद ये होना चाहिए कि हम हर शोबा का जो प्रोफेशनल डेवलप हो रहा है उसको इंसानियत हो, उसमें एहसास करे लोगों का। जो उसके पास कोई कस्टमर बन के आ रहा है, कोई उसका सारिफ बन के आ रहा है, जिसको वो फ्यूचर में कोई सर्विस देगा, उसका एहसास करे, उसकी खाल ना उतारे। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमने उसको पैसे की मशीन बना दी है हर बंदे को, हर प्रोफेशन को। इसीलिए हमारे यहाँ ना अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, ना अच्छे इंजीनियर मिलते हैं, क्योंकि उसको तो अच्छा इंजीनियर या अच्छा डॉक्टर बनने के लिए तो पढ़ाया ही नहीं गया, बिल्कुल उसको तो पैसे की मशीन बननी है। कहीं ना कहीं जहांगीर अशरफ, हमारे यहाँ ना सोसाइटी में एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और सबसे बड़ा जो अलमिया वो ये है कि हमने इस चीज़ को एजुकेशन में लेकर आ गए हैं, जहाँ एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर शाउर पैदा किया जाता है, जहाँ पर क्रेडिबिलिटी को देखा जाता है कि स्टूडेंट में कितनी क्रेडिबिलिटी है। तो एजुकेशन में मटीरियलिज्म नहीं होना चाहिए। इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कीमत चाहिए, हमारे साथ रखें। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग की, और करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड के लिए। आया आप एक अच्छे टीचर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जब तक आप एक राइट पाथ पे नहीं होंगे आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आप किसी दबाव की वजह से कोई डिग्री चूज़ भी कर लेते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स इस वजह से ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, या कहीं ना कहीं फेल भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें अपनी करियर के अर्ली स्टेज पे ही इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी फील्ड कौन सी है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, और इसमें करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब करियर काउंसलिंग के लिए हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स तो अपना रोल प्ले करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोताही का शिकार है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें समझाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स चाह रहे हो आप डॉक्टर बने, लेकिन आपके अंदर एक सलाहियत हो वो पेंटर बनने की हो, या आप सोशल साइंस में एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को देखना और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोहम्मद इनारू, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेहतरीन ही सोचते हैं, लेकिन जब करियर के हवाले से बात आती है या एजुकेशन के हवाले से बात आती है, जाहिर सी बात है पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं, वो देखते हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो पेरेंट्स के दबाव को और अपनी ज़ाती चॉइस को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? इसका फ़कत और फ़कत एक ही हल है, वो है डिस्कशन, बातचीत। अब जैसे कि हमने आगाज़ में प्रोग्राम में बात की थी कि हमारे घर का माहौल हो या दोस्तों के साथ बैठना उठना हो या कोई भी है, हमारी जो ज़ाती सतह की डिस्कशन है वो ना होने के बराबर रह चुकी है, या हम करते नहीं हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर डिस्कशन को उस तरह से लिया भी नहीं जाता है। कोई भी बात है, अगर मैं अपनी एक वो बात या जिसमें मैं कमोबेश तजस्सुस का शिकार हूँ या अबहाम का शिकार हूँ किसी के साथ शेयर करता हूँ, तो सामने वाला उसको बजाय के हल करने से इस तरह से सुनता है कि वो तनकीद का निशाना बनाए, फिर जाहिर बात है मैं वो बात दोबारा नहीं करूँगा। इसी तरह से प्रोफेशनली करियर के हवाले से एक शख्स जो स्टूडेंट है वो या फिर कारोबारी फर्द है, कुछ भी है वो करना चाह रहा है और वो अबहाम का शिकार है, वो चाहता है कि मुझे बताया जाए कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पर क्या रह जाएगा? एक मुशावरत ही है। मुशावरत इतने मसाइल का हल है कि आप अपने जो आपके साथ सिंसियर लोग हैं, संजीदा लोग हैं आपके साथ, ये और ये सोसाइटी बड़ी महदूद सी होती है। आप बहुत बड़े पैमाने पर आपके सब संजीदा भी नहीं होते। वालिदैन सबसे पहले हैं, आपके दोस्त अहबाब का एक हल्का होता है, तो आप वहाँ पर, और बिलखसूस जो आपके टीचर्स आपके साथ बड़े लगाव वाले होते हैं, जो आपकी साइकी को समझ रहे होते हैं, तो आप उनके साथ डिस्कस करते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या क्या करूँगा। तो आप मुशावरत करें, और सबसे बढ़कर जैसे अभी आपने एक पॉइंट रेज किया है, और ये बड़ी बुनियादी मसला है कि स्टूडेंट के पास इतनी करज भी नहीं होती, इतनी विल भी नहीं होती कि वो खुद का कोई डिसीजन ले पाए, और वालिदैन इतने बाइख्तियार होते हैं कि वो उसका डिसीजन सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अब यहाँ पर एक बीच बचाव का जो रास्ता है वो क्या है कि मुशावरत, मिल बैठकर अपनी तरजीहात बताई जाए और वो सुने इसको कि आया अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, ये कंप्यूटर साइंसेज में नहीं जाना चाह रहा, ये अदब का बंदा है, ये अदब की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि स्कोप के हवाले से इसको कंप्यूटर साइंसेज की तरफ लेके आए। अगर आप उस पे पैसे लगा भी देते हैं,
आप उसकी 4 साल की जो स्टडी है उसको आप बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करके उसको ले भी आते हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा, अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं तैयार कर पाएगा, कल कला वो पूरे का पूरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके लिए वो 4 साल तो यूनिवर्सिटी के निकाल लेगा आपके दबाव में, लेकिन आइंदा आने वाली जिंदगी में वो क्या करेगा। तो बेहतर ये है कि जो वो करना चाह रहा है उसके बेहतर से बेहतर पॉइंट्स निकाले जाएं। और सबसे बढ़कर अब जो बुनियादी किरदार जिन चीजों का है हमारे यहाँ पर जो एक्शन लेने की जरूरत है, अब जैसे कि हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत ने इस बार बजट तालीम का बड़ा लंबा चौड़ा बजट लाए हैं, तो क्या ही हो जाता कि तलीमी इस्लाहात में फकत यूनिवर्सिटीज को आजादाना नहीं छोड़ देना चाहिए। जो चीजें हैं अब यहाँ पर हमारे जो सीएम पोर्टल है या कुछ भी है उनको इतना बाफाल हो जाना चाहिए कि आम शहरियों की वहां पर आवाज जाए तो वो आवाज सुनी जाए। किस तरह से, अब कैरियर काउंसलिंग जो डेस्क है वो हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह हर इदारे में होना चाहिए, और ये डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए। ये नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी का एक कैरियर काउंसलिंग डेस्क है और वो भी साल चलता नहीं है, बैठता नहीं है, उठता नहीं है, और वहां पर जो बैठने वाला बंदा है वो बाकायदा तौर पर अच्छी समझबूझ वाला, जान पहचान वाला, इस तरह से कि उसको चीजें समझ में आती हैं, इसी तरह वो हो चीजों को लीड करे, बात करे, और जो स्टूडेंट्स के पास जाएं बल्कि वो स्टूडेंट्स के पास जाएं, क्लास वाइज क्लास टू क्लास हर प्रोग्राम में जाएं कि क्या हो रहा है जी, क्या कह रहे हैं, किस बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, सब्जेक्ट वाइज क्या परफॉर्मेंस है। अब एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है और उसका एक सब्जेक्ट में बहुत हाईली वो ऊपर जा रहा है, तो सादा सी चीजें मुझे समझ लग रही कि यार इसका इसमें इंटरेस्ट है और ये बेहतर कर सकता है। काउंसलिंग जो है ये यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी वैरी भी कर रही है, लेकिन करियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ पेरेंट्स के रोल को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं या अपने बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन सोचते हैं। तो जहांगीर अशरफ, इस गैप को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है, एक टर्म यूज होती है जेनजी की, और जेनजी जो है उनमें टॉलरेंस लेवल भी कम होता है, उस चीज को उस तरह से नहीं समझ पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक गैप आ जाता है। ये चीज़ एजुकेशन को भी मुतासिर कर रही होती है, ये एक इंसान की शख्सियत को भी मुतासिर कर रही होती है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? अच्छा, जितनी तेजी से हमारे ये ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जो आप जेनजी की बात कर रहे हैं, या हमारे जो एक जनरेशन गैप की बात हमेशा से होती रही है, ये आज की बात नहीं, ये हर दौर में जनरेशन गैप की बात होती रही, कि जाहिर बात है पेरेंट्स जिस दौर से पढ़ के आए हैं और बच्चे जिस दौर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं वो काफी डिफरेंट है। लेकिन क्या है कि हमारा उतनी तेजी से एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टक है कई अरसे से उसी जगह पर। हमारे बच्चे भी इसी तरह रटा सिस्टम का शिकार है जिस तरह हम शिकार थे। ठीक है, उनको भी उसी तरह से याद करनी पड़ती हैं चीजें, क्योंकि थोड़ी कम हो गई हैं। हमारे दौर में थोड़ा रट्टा ज्यादा लगाना पड़ता था, लंबी लंबी समरियां ज्यादा याद करनी पड़ती थी। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ ज्यादा चीजें चली गई हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन कम कर दिया है और आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन बढ़ा दिया है। अब 60 से 70% तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, आपने यस नो टिक किए, ये वो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए और आप फारिग हो गए। और आपने, यही वजह है कि हमारे दौर में जब हम स्टूडेंट थे तब 60% मार्क्स को बहुत अहमियत दी जाती थी, कि 60% जिसने नंबर हासिल कर लिए उसको फर्स्ट डिवीजन कहा जाता था। और अब का, आज का 60% वाला बच्चा बेचारा रो रहा होता है कि मेरे इतने कम नंबर आए। तो ये नंबर तो शिफ्ट हो गए, लेकिन उतनी नॉलेज में बेहतरी नहीं आई। हम कहते हैं कि जिसने एनुअल सिस्टम में 60% नंबर लिए हैं और सेमेस्टर सिस्टम में जिसने 4/4 ले लिया ना, वो 60% वाला ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा, क्योंकि उसने डिटेल से और अपना एक्सप्रेस करना सीखा था। हमारा सेमेस्टर सिस्टम आपको एक्सप्रेस करना नहीं सिखाता, आपको सोच विचार करना नहीं सिखाता। 4, 6, 10 क्वेश्चन दिए, उन्हीं में से पेपर आ गया। मैं गारंटी से कहता हूं कि चौथे सेमेस्टर वाले बच्चे से पहले सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के नाम पूछ लें, उसे वो नहीं आते हो। तो ये हमारा अलमिया है कि आपने इतना ज्यादा नॉलेज कर दिया सेमेस्टर सिस्टम में। अब हर 6 माह बाद नए 6 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको एट द एंड आप अपने ही किसी 2 सेमेस्टर के पूरे सब्जेक्ट के नेम नहीं बता सकते। कहने को तो आपने अगर 8 सेमेस्टर पढ़े हैं तो कम से कम 50 सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन वो 50 में से आप 10 सब्जेक्ट के नाम नहीं बता सकते। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपने अगर ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया था एनुअल में, तो आपको पता होता है कि आपने ये 4-5 सब्जेक्ट पढ़े हैं और उसको डिटेल से पढ़ा है।
बिल्कुल। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि आज का जो BS, अगर कोई भी सब्जेक्ट का BS 4 ईयर है, उससे ज्यादा वो कॉम्पिटेंट बंदा होगा जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए वो सब्जेक्ट पढ़ा था। आपने 4 साल के लिए पढ़ा और किसी ने 2 साल के लिए पढ़ा, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा क्योंकि उसने इन डेप्थ नॉलेज लिया, अंडरस्टैंडिंग ली उस सब्जेक्ट की। जबकि सेमेस्टर सिस्टम का फ्लॉ ये है कि यहाँ इन डेप्थ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सती लेवल पर रहकर उसको चीजें दिखा दी जाती, पढ़ा दी जाती। हमारे यहाँ एजुकेशन का जो मेयार है वो तो बेहतरीन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं कि गलतियां हैं जिनकी गुंजाइश जो है वो यकीनन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। और अभी इस पर हम फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। CTR 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। एजुकेशन के साथ साथ एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है वो तब हम तश्कील देंगे जब एक इंडिविजुअल के अंदर इतना शाउर होगा कि वो सोसाइटी या सराउंडिंग में बेहतरी पैदा कर सके। और ये कब आएगी? जब हम अपने एजुकेशन को समझेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे। तालीम के मेयार के हवाले से नो डाउट हमारे यहाँ BS भी बहुत कॉमन हो गया है, PhD स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश है उस बेहतरी की, अपने अंदर स्किल्स लाने की, और स्किल्स के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की। तो हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो काफ़ी पीछे है। तो हमने अपनी सराउंडिंग को बेहतर बनाना है, और एक अच्छे और एक प्रोग्रेसिव इंसान ही एक अच्छी सोसाइटी तश्कील दे सकता है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक माइंडसेट बन गया है कि हम जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस कर रहे हैं जॉब को, बिजनेस माइंडसेट उस तरह से नहीं है। ये चीज़ हमारी सोसाइटी को कितना अफेक्ट कर रही है, इस पर मोहम्मद अनारू मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। अगर देखें एक स्टूडेंट है, उसने BS की डिग्री कंप्लीट की है, उससे पूछते हैं कि आप क्या करेंगे, उसे वो प्रेफर करते हैं जॉब को। तो हमारे यहाँ बिजनेस कल्चर उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? इसमें यह है कि महविश हमने बुनियादी तौर पर मुआशरती सतह पर ही इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव ले लिया हुआ है कि अगर डिग्री कर ली है और डिग्री के बाद कोई बंदा अगर जॉब करता है तो इसका मतलब है कि वो शायद उस चीज़ के काबिल नहीं था, उसको जॉब मिली नहीं। हत्ता कि ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कारोबार बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब देखें, इसमें जॉब की बुनियाद है कि अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, ऐसी ड्यूटी कर रहा है और उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह कोई 10 से 12 लाख रुपए है, और एक बंदा कारोबार कर रहा है और उसका महाना जो इनकम है वो 10 से 12 लाख है, तो दोनों में क्या फर्क रह गया? हमने अगर देखनी है इनकम तो फिर उस हिसाब से तो देख लें आप, लेकिन कारोबार किसी भी तरह से ये नहीं है कि वो पसे पुश्ता है या नीचे है। कारोबार हमेशा ऊपर रहा है, और ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, तो आपका कारोबार मजीद बेहतर हो सकता है, उसमें वैरायटी आ सकती है। एक आम कारोबारी शख्स की निस्बत आप ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब देखें, एक बंदा है वो कारोबार यहां पर भी चला रहा है और उसका एक स्टोर अमेज़न पर भी है, एक स्टोर दराज पर भी है, एक स्टोर अलीबाबा पर भी है, और एक स्टोर एक्सप्रेस पर भी है। जितना कारोबार वो बज़ाहिर एक फिजिकली एक दुकान से चला रहा है, उससे 3 गुना ज्यादा वो पढ़ा लिखा होने की वजह से अपना कारोबार ऑनलाइन चला रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? कारोबार उसने किया, लेकिन उसका जो पढ़ाई है, उसकी जो तालीम है, उसकी जो नॉलेज है, वो उसके काम आई और उसने अपना दायराकार बढ़ा लिया। अब यहां पर यह चीज खत्म होनी चाहिए। ये तो होगी बड़े पैमाने पर बात। अगर एक शख्स BA करता है या MA करता है, उसके पास कोई भी डिग्री है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो उसको गली मोहल्ले में कोई फूड स्टॉल लगाने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। काम है रोजगार कमाना और खरीदना चीज को, बेचना चीज को, ये एक मुकम्मल अलग चीजें हैं। अभी तक हम ये अलमिया कह लें या हमारी सोसाइटी के वो डार्क कह लें चीजें कि हम चीजों से बाहर नहीं आ पाए कि छोटा कारोबार नहीं करना, कम पैसे वाली चीज नहीं करनी है, इसमें क्या होगा, आपने डिग्री ले रखी है तो फलां क्या कर रहे हैं। अभी आप इस्लामाबाद में चले जाएं, पाकिस्तान के कुछ शहर ऐसे हैं जो कि बहुत आगे निकल चुके हैं, और हमें मानना पड़ेगा कि फैसलाबाद अभी भी जो इस सोच से बाहर नहीं आ पाया। इस्लामाबाद में आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MPhil करते हुए लड़के जो हैं वो शाम के औकातकार में आलू चने बेचते हुए दिखाई देंगे बाहर पर, वहीं रोड्स पर शाम के वक्त आपको गुब्बारे बेचते हुए दिखाई देंगे। क्या है कि रोजगार है, कमाना है, आपने अर्न करना है। किसी के आगे हाथ फैलाने से कहीं बेहतर है कि आप अपना किसी भी तरीके से रोजगार कमा रहे हैं, और यही वो सोच है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। और मगरिब में मैं बताता चलूं, मगरिब में आज भी तालीम से ज्यादा प्रेफरेंस है बिजनेस को, कि अपना बिजनेस करना है भाई, वो छोटा हो क्या करना है। अगर वो उसने किसी मुतालिक डिग्री भी ली है, मतलब कि एक उर्दू वाला बंदा भी है, वो अकेडमी चलाए अपनी, ठीक है, वो अपना इंस्टीट्यूट ओपन करे,
तालीम से रिलेटेड करे, कुछ भी करे, लेकिन आप जब अपनी तरफ आते हैं तो रिस्क टेकिंग होते हैं। हमारे यहाँ पर हो ये रहा है कि हमने रिस्क टेकर्स खत्म कर दिए। हमने इस कदर ज्यादा वो एक महफूज बाउंड्री बना ली है कि जिसके बाहर हम निकलना ही नहीं चाहते। कंफर्ट जोन हमारा इतना वीआईपी हो गया है कि हम सोचते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर, और वो जैसे कि हमने आगाज में बात की थी, अगर हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारे दोस्त ऐसे हैं जो हमें हल्लाशेरी देने वाले हैं, करो भी कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, वालिदैन पीछे आ जाते हैं, बेटा आपने ठीक है, आप ये करना चाहते हैं, आप ये करें, आपने ये करना है, हम आपके साथ हैं, तो खून बढ़ जाता है ना बंदे का, काम करने की सकत बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर सराउंडिंग में ही पाबंदियां हैं तो फिर वो क्या करेगा? बिल्कुल इसी तरह से है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी के हवाले से इसी वजह से हम बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी जो सराउंडिंग है, अगर वो सपोर्टिव है तो यकीनन आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना खुदा ना खास्ता कोई इंसान फेल हो जाता है, उसके पास ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जब वो गिर रहा हो तो उसे हौसला दें कि कोई मसला नहीं है, ये नुकसान जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है। जहांगीर अशरफ, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट बन गया कि हम प्रेफरेंस करते हैं, या हमारा जो कंफर्ट जोन है वो जॉब की तरफ है, हमें पता है कि हमारे पास फिक्स अमाउंट आनी है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी है। बिजनेस है, जाहिर सी बात है, चैलेंजेस भी आएंगे, क्राइसिस भी आएंगे, कभी पैसा जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आएगा और कभी कहीं पर थोड़ा सा लॉस भी होते हुए दिखाई देगा। इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से हम भी बिजनेस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं जैसे पूरी दुनिया कर रही है? अच्छा, हम सोशल साइंसेज में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। हम ना तो ये कह सकते हैं कि सारे जॉब वाले कामयाब हैं, ना ये कह सकते हैं कि सारे बिजनेस वाले कामयाब हैं, ना ये कह सकते हैं कि सारे बच्चों को बिजनेस की तरफ आना चाहिए, ना ये कह सकते हैं कि सारे बच्चे ही जॉब की तरफ जाएं। बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा ड्यूरिंग स्टडी अपने आप को पहचाने, और टीचर भी इस बात में नजर रखें कि ये बच्चा क्या कर सकता है। कुछ बच्चे जॉब में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो लाखों रुपया सैलरी ले जाते हैं, और कुछ लोग बिजनेस में इतना नाकाम हो जाते हैं कि लाखों रुपया डुबो देते हैं। ठीक है, इसमें छोटे बड़े बिजनेस की बात है ही नहीं, छोटी बड़ी जॉब की बात है ही नहीं। स्टार्ट हमेशा जीरो से होता है। जब आप कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग में जाते हैं ना, तो एक किसी जगह मैंने लिखा पड़ा था कि आप मेहनत करते जाएं, एक वक्त आता है जब आपको पे बैक होता है, कीमत आपकी वसूल हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप कारोबार में हो, चाहे कुछ भी और स्टार्टअप हो, आप अपना दिलजमी से काम करते रहें, आप अपना इनपुट देते रहें। स्टार्ट में ये ना फिक्र करें कि कम सैलरी है तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करना। आप एक्सपीरियंस करें। बहुत सारे लोग जॉब से बिजनेस की तरफ स्विच करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग जॉब और बिजनेस में नाकामी के बाद जॉब करते हैं। तो ये कोई हरफ आखिर नहीं है कि आपने जॉब स्टार्ट किया तो आपने सारी उम्र जॉब ही करनी है, आपने स्टार्टअप लिया तो आपने सारी उम्र बिजनेस ही करना है। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे आपको जो बेहतर लगे आप उसमें स्विच कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले जॉब जरूर करनी चाहिए। थोड़ा सा आप डिसिप्लिन सीख जाते हैं, थोड़ा सा सख्तियां सीख जाते हैं, थोड़ा सा टीम वर्क सीख जाते हैं। डायरेक्टली जो हमारे यहाँ बच्चों को एक बिल्कुल हम दे देते हैं ना कि पता नहीं आप स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, बिजनेस करें, तो उसमें 95% बच्चे फेलियर का शिकार होते हैं। हर बच्चा, अगर 50 बच्चे क्लास के 50 के बिजनेस स्टार्ट करें, मुझसे लिखवा ले कि उनमें से 45 बच्चे फेल होंगे, क्योंकि उनके पास तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, टीम वर्क ही कोई नहीं है, सिर्फ खाम ख्याली है, ग्रीन वो सब्ज बाग है जो उनको दिखाए गए हैं। तो हमें सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को कि जी हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप कर ले, हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा क्रिएटिव नहीं है, हर बंदे के पास आइडिया नहीं है, हर बंदा अपने आइडिया को हकीकत का रूप नहीं दे सकता, उसमें वो स्ट्रगल है ही नहीं। उसने सारी उम्र क्लासरूम में पढ़ा है, उसने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो गया ही नहीं, उसने कोई नौकरी नहीं की, उसने कोई प्रेशर नहीं डील किया, उसने ये देखा नहीं कि मैंने पैसा कमाना कहाँ से है। आप किसी की इन्वेस्टमेंट लेकर, इवन अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की इन्वेस्टमेंट लेकर डुबा देंगे तो फिर भी आपको बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो है जॉब लाजमी होती है। इससे ये है कि इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है, एक इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जॉब बहुत अच्छी है, बिजनेस भी अगर आप माइंडसेट रखते हैं तो बिजनेस भी घाटे का सौदा नहीं है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। एजुकेशन के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो इंसान की स्किल्स होती हैं, स्किल्स पे काम करें, और साथ ही साथ कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर तहम्मुल लेकर आएँ, बर्दाश्त
कुछ लेकर आए तो आप Siटी 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और पंजाब का जो बजट है वो अनाउंस हो गया है। अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो सबके सामने आ गए हैं। अब ये देखना है कि ये जो बजट है क्या एक आम शहरी की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद को क्या मिला है, मुकामी सियासत इस बजट को किस तरह से देख रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इस बजट में शामिल किए गए हैं जो फैसलाबाद के लिए, फैसलाबाद के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमारे बहुत ही खास मेहमान उनका तारुफ करवा दूं जो फैसलाबाद में अहम किरदार अदा करते हैं। फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करना हो, फैसलाबाद के इश्यूज़ को हल करवाना हो, हमेशा इनकी जो आवाज़ है वो बुलंद नज़र आती है क्योंकि ये लोग फैसलाबाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये समझते हैं ये शहर है और शहर की जो तरक्की है, फलाह बहबूद है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बगैर किसी ताख़ीर के तारुफ करवाना चाहूँगी मियाँ मोहम्मद अजमल साहब का। आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी मैं बेटे बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान फराज राशिद साहब ने। आप सदर स्टडी सर्कल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फराज साहब? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे प्रोग्राम में आए। सबसे पहले मियाँ मोहम्मद अजमल साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बजट अनाउंस हो गया है और इस बजट से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी। आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो चीज़ें फैसलाबाद को रिक्वायर्ड थी, जो ज़रूरियात थी फैसलाबाद की, वो पूरी हुई हैं इस बजट में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन हालात में हम गवर्नमेंट आई, पूरी दुनिया में मसाले हैं। जब जंगो जदल का माहौल होता है उसके बाद तो बंदे आम लाइफ से सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे कायद मियां नवाज शरीफ की बहादुर बेटी मरियम नवाज साहिबा ने ये 1 साल में साबित किया कि वो गुड गवर्नेंस में सबसे आगे हैं। और जो बजट, टैक्स फ्री बजट पहली दफ़ा फैसला पंजाब का उन्होंने जारी किया। और मैं सारे बजट का अहाता करने से वक्त को बचाते हुए ये कहता हूँ कि हमारे फैसलाबाद के लिए इतनी खुशखबरियाँ हैं कि आपका प्रोग्राम छोटा है, खुशखबरियाँ ज़्यादा है। सही। इसका दुरानिया थोड़ा है प्रोग्राम का, लेकिन खुशखबरियाँ इतनी हैं। आपको मेट्रो मिलने जा रहा है, आपको जो ग्रीन बसें आ रही हैं, अंडर पासेज आ रहे हैं, आपका वाटर सप्लाई का रिकॉर्ड बजट अरबों में, और सीवरेज का चूंकि 90% निज़ाम खराब था पीटीआई के दौर में जो हो गया, वो तो एक सरगोदा रोड की पुल ही नहीं बना सके। और हमारी गवर्नमेंट ने अरबों रुपए का सीवरेज का और वाटर सप्लाई का इतना बजट है कि हम आवाजें दे दे के पूछेंगे कि आए किसी गली में सीवरेज डलने वाला है, किसी गली में कोई वाटर सप्लाई का इशू है, तो इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। इतना वसी बजट है। सही हो गया। ये फैसलाबाद पे खास जो करम नवाजी हुई है अल्लाह की रहमत की, और उसके बाद जो जिन पर्सनैलिटीज ने किरदार अदा किया उनमें वाइटल रोल राना सनाउल्लाह साहब का और तलाल चौधरी साहब का। सही। और मैं दरमियान में हमारे जो तरक्याती हमारा जो कमेटी बनी है उसके सरबराह हमारे शहबाज बाबर साहब MNA, उनका भी वाइटल रोल है इसमें। और इन तीनों शख्सियात ने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट और शहर के लिए वो काम किए हैं जो माजी में नहीं हुए। बिल्कुल। और फख्र के साथ हम कह सकते हैं। और तालीम के हवाले से तो तालीम और सेहत के हवाले से अब कोई बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट उसका बाजू पकड़ के उसको पढ़ाएगी। सही। और उसको फैसिलिटेट करेगी। वो लैपटॉप की शक्ल में हो, वो फीसेस की शक्ल में हो, वो वज़ाइफ की शक्ल में हो, वो जो स्कूटी की शक्ल में हो, वो क्या उसको सोलर की शक्ल में हो, वो हर तरफ फैसिलिटेट करेगी। इसी तरह जो हमारे फैसलाबाद में अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सेहत है तो जिंदगी है, सेहत दे। और सेहत के हवाले से एक गांव की छोटी डिस्पेंसरी से लेकर FIC तक, अलाइड हॉस्पिटल तक तमाम मेडिसिन फ्री होंगी इंशाल्लाह। जो भी पेशेंट आएगा उसको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छी मेडिकल की सहूलियात मिलेंगी। और मेडिसिन खास तौर पे 1 नंबर मेडिसिन
और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सही, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक शहरी के हवाले से बात करें तो बहुत ही छोटी छोटी सी लेकिन अहम ज़रूरियात होती हैं ज़िंदगी की। सबसे पहले ये कि उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी में आटा, दालें, चीनी ये सस्ती होनी चाहिए और इसके साथ साथ हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए। जब वो घर से बाहर निकले तो शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस कदर बेहतर होना चाहिए कि कहीं पर टूट फूट का शिकार ना हो, ताकि जो उनकी बाइक है या मोटर बाइक हैं वो मसले का शिकार ना हो। तो ये छोटी छोटी सी ज़रूरियात हैं यहाँ के प्यारे से लोगों की फैसलाबाद को एम्पावर करने के लिए। तो बजट में ये चीज़ें देखी गई हैं, शामिल की गई हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो बजट में शामिल होनी चाहिए थी, जिस पे हम बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे फराज राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप इस सूबाई बजट को किस तरह से देख रहे हैं और फैसलाबाद को जो बजट दिया गया है उसे आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या शहरियों की ज़रूरियात या फैसलाबाद के जो अहम मसाइल थे वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, बजट के हवाले से तो जो बजट में टैक्स फ्री बजट के हवाले से मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ तक आप बुनियादी चीज़ों की बात करें ना, हमेशा यानी हमने ये प्रीवियस सेटअप में भी देखा है कि अनाउंसमेंट्स बहुत सारी होती हैं और साल के आखिर में जो बजट है ना वो 350-360 बिलियन का बजट जो है वो लैप्स कर जाता है और फैसलाबाद के हिस्से में तो अनाउंसमेंट में आया ही 300 है। अगर इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है किसी भी वजह से तो आप देख लें कि इसका क्या इंप्रेशन आएगा। ठीक है, तो एक तो जो चीज़ें आई हैं वो बड़ी अच्छी हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, इन पे अमल भी होना चाहिए। फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा मसला है जो यहाँ पे हेपेटाइटिस यानी जिगर की बीमारियां और गुर्दों की बीमारियां यानी जो किडनी से रिलेटेड है, उसकी वजह जो है वो पीने का पानी है। पीने का साफ पानी फैसलाबाद के शहरियों के मुकद्दर में शायद है ही नहीं। कई दफा आरओज बने, यूसी लेवल पे बने, लेकिन क्योंकि वो यूसी लेवल का जो स्ट्रक्चर था, वो जो बल्दियाती इदारे थे, उनको इंटैक्ट नहीं रहने दिया गया। अभी तक भी उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है कि हमने इस बजट के अंदर को बल्दियाती इदारों के लिए बजट रखा है, उनके इलेक्शन को हमने प्लान किया हुआ है, नहीं किया हुआ। अच्छा, वो जब मिलता है ना, जिस वक्त बल्दियाती इदारे काम करते हैं, तो ये बुनियादी सहूलतें ना उसको वो यकीनी बनाते हैं कि वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे अद्वियात का जिक्र कर रहे हैं, फ्री अद्वियात और बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ यूनिट्स। हम लोग जो बैठे हैं ना, हम तीसरे बड़े शहर में बैठे हैं और शहर के दिल में बैठे हैं। यहाँ पे मेरे पास FIC भी है, मेरे पास DHQ भी है, मेरे पास अलाइड हॉस्पिटल भी है, मेरे पास यूनिवर्सिटीज भी हैं। वो जो यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर बाहर, 15 किलोमीटर बाहर विसिनिटी में बैठा है, क्या उसको ये चीजें मिल रही हैं? उसको किसी तरीके से इंश्योर किया गया? वो जो RHC का स्ट्रक्चर हम रीवैम्प करने जा रहे थे, उसको बाज को प्राइवेटाइज भी कर दिया गया और वहां पे जो मुलाजमीन थे उनकी सर्विसेज को ट्रांसफर कर दिया गया है प्राइवेट सेटअप के ऊपर। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप सिर्फ शहर में रखेंगे तो इस जो शहर की आबादी है अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो जो शहरी आबादी है वो तो शायद 50-60 लाख हो। बट जो विसिनिटीज में है, जो इस शहर की लाइफलाइन है, एग्रीकल्चर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो यहाँ पे हर चीज पंप करते हैं, दूध से लेके खुराक तक हर चीज हमें मिलती है उनके थ्रू, उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं उसका क्या बना? अमन अमान की जो सूरत हाल है, अगर कोई बंदा रात के वक्त आराम से निकल के शहर तक आ सकता है, अस्पताल तक आ सकता है, तो फिर तो वो बीमारी से बच जाएगा। लेकिन अगर रास्ते में वो किसी राजनी का किसी प्रॉब्लम का शिकार हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखने वाली हैं कि इस सेंस में अगर आपने बजट रखा है तो इसको एग्जीक्यूट करना और फिर ये देखना कि वो जो उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, वो नीचे तक जाएं। बिल्कुल, मतलब वो ऊपर सतही तौर पे नहीं रहना चाहिए। तो आई विश के ये सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। बजट बहुत अच्छा है और जो एलोकेशन है वो भी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो बहुत अच्छा बजट था। हेल्थ केयर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि ये बजट बेहतरीन है, लेकिन अब ये देखना है कि अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो यकीनन एक अच्छा नंबर शो करें, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसे माजी में भी देखें बजट अनाउंस होते रहे हैं, फैसलाबाद के हिस्से में बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स आते रहे हैं, लेकिन उनकी
इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रही हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो अल्तवा का शिकार थे, जिसमें फंडिंग भी मौजूद नहीं थी, कोई ना कोई बैक स्टोरीज थी। तो यहाँ पर मियां मोहम्मद अजमल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जो प्रोजेक्ट थे साल 2024 और 25 के, वो हमने देखा है कि कोई ना कोई रीज़न की वजह से, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, कंप्लीट होते हुए नहीं दिखाई दिए। इस बजट में ये भी रखा गया है कि जो पिछले बजट के मनसूबाजात हैं जो अल्तवा का शिकार हैं वो भी कंप्लीट होंगे। जी महविश, इंशाल्लाह ये बात अमल से साबित हुई है कि हमारी जो टीम है, हमारी जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, ये जब भी आई है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बेहतरीन दिया है। अब देख लें कि कितना अरसा पहले से पीटीआई का दौर गुजरा, या सरगोदा रोड वाला जो रोड है वो इनकम्प्लीट था, वो बड़ी तेजी से बन रहा है। इसी तरह जड़ा वाला रोड, उसका छोटा सा एक पीस रह गया, वो भी बन गया। और पाकिस्तान के जो बेहतरीन रोड है, जो एक्सप्रेस वेज जो है, उस लेवल का वो रोड बना है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब और ख़ास तौर पे तलाल चौधरी साहब ने उसको बड़ा तेज किया, उनको आगे। इसी तरह जो प्रोजेक्ट हमारे अल्तवा का शिकार थे उनके लिए फंडिंग हो गई है और वो इंशाल्लाह पूरी स्पीड के साथ चलेंगे। ये हमें करना आता है। सही। मुझे इस बात पे प्राउड मैं फील कर रहा हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, उस गवर्नमेंट का, उस पार्टी का मैं नुमाइंदा हूँ जिन्होंने हमेशा काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट है। आप देखें कि जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अब इज्जत दी है, सफारती लिहाज से जो मजबूत किया पाकिस्तान की आर्मी को मियां शहबाज शरीफ ने, और उसके साथ ही बिलावल साहब भी जो गए हैं पूरी दुनिया में घूमे हैं, और फिर हमारी पाक फौज ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जब से पाकिस्तान बना है। और फिर एटमी ताकत बना, एटमी प्रोग्राम भुट्टो साहब ने शुरू किया और मियां नवाज शरीफ ने कमाल जुर्रत के साथ धमाके किए। अब आप देख लें कि कितना दबाव होता है। अब ईरान पे आप देख लें, बिल्कुल पाकिस्तान को कितना बड़ा दबाव होगा। मियां नवाज शरीफ ने जिला वतनी कबूल कर ली, उनको अपने वालिद साहब की जो जनाजा उसको कंधा नहीं नसीब हुआ देना, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। और फिर आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तो उनकी बेहतरीन सिलेक्शन जनरल हाफिज आसम मनीर साहब थे, और उनकी कारकर्दगी ने बताया कि वो बेहतरीन फैसला था। और इनको रोकने के लिए जो धरने वाले थे, उन्होंने 3 दिन जाली धरना और किस किस्म के उन्होंने प्रोग्राम किए, किस किस्म का उन्होंने शोर-ओ-गुल किया, दंगा फसाद किया। सिर्फ एक उनका एजेंडा था कि हमारा मनपसंद नाहल जो अब जेलों में है वो बन जाए आर्मी चीफ। लेकिन मियां नवाज शरीफ और गवर्नमेंट पूरी ने और पूरी टीम ने मिलके जो जनरल आसम मनीर साहब को अपॉइंट किया, और उन्होंने फिर अपनी कारकर्दगी से साबित किया कि मेरी अपॉइंटमेंट बेहतरीन कौम का फैसला था। सही। तो मैं बस जो इंडिया हमारा अजली दुश्मन है उसको जो नाकों चने चबाए हैं, और इस दौरान इसके बाद पाकिस्तान का सर्वाइव करना, बेहतरीन बजट, वफाकी बजट देना, बेहतरीन सूबाई बजट देना, बेहतरीन खारजा पॉलिसी बनाना, ये अल्लाह की रहमत है सिर्फ। बिल्कुल इसी तरह से पंजाब का जो बजट अनाउंस हो गया है और काफ़ी अच्छा बजट ये कहा जा रहा है। फैसलाबाद के हिस्से में भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। यहाँ पर मियां मोहम्मद अजमल साहब, आप ये भी बताइएगा कि जैसे फैसलाबाद की आवाम का एक बुनियादी मसले के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर पार्किंग प्लाजा का जो है एस्टैब्लिशमेंट होनी थी, लेकिन वो किसी वजह से हमें बजट में कहीं पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इतना बड़ा प्लान इस शहर का, जाहिर सी बात है जब हम घर से बाहर निकलते हैं, 8 बाज़ारों का रुख, वहाँ पर जो अहम मसला दिखाई देता है वो पार्किंग का है, लेकिन बजट में इस चीज़ को उस तरह से शामिल नहीं किया गया। इसकी क्या रीज़न थी, इस पे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। CTR 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है हालिया बजट पे और फैसलाबाद के हिस्से में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं। अगर फैसलाबाद की ज़रूरियत के हवाले से बात करें तो बहुत ही गिनी चुनी सी ज़रूरियात हैं जो कि यहाँ के शहरी चाहते हैं कि फैसलाबाद को मिले। यकीनन बजट जो है वो अच्छा है, लेकिन इस बजट की इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ के जो शहरियों के मसाइल हैं उसे समझने के लिए क्या ये बजट काफ़ी है कि नहीं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर फैसलाबाद की एक अहम ज़रूरियात के हवाले से बात करें या एक सहूलत जो फैसलाबाद के लोग चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पर पार्किंग का निज़ाम
इंतजाम बेहतर किया जाए, वो खरीदारी के लिए जाएं तो पार्किंग प्लाजा वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। इस चीज़ को बजट में शामिल किया गया है या नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया तो इसके पीछे क्या फैक्ट्स एंड फिगर है, क्योंकि एक बुनियादी और अहम मसला है। इस पर मियां मोहम्मद अजमल साहब आपसे मैं सवाल कर रही थी कि पार्किंग जो है फैसलाबाद का अहम इशू है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि आप कहीं पर भी चले जाएं एक मसला ये देखने में आता है। इस चीज़ को बजट में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये एक अहम मौजू है, इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि नजायज़ तजावज़ात आठों बाज़ारों से मुकम्मल रिमूव कर दी गई हैं। तो अब चूंकि गाड़ियां अंदर नहीं जा रही तो ये तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। सिर्फ एक पार्किंग प्लाजा से काम नहीं चलेगा। वो मास्टर प्लान डीसी साहब की सरबराही में तैयार हो रहा है। एक वो जो प्लाजा ज़ेर तमीर है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होगा। और इसके अलावा रेलवे ट्रैक के साथ जो खाली जगह पड़ी है उसमें ओपन कोई वो प्लान बना रहे हैं ताकि वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हों। और ये आठों बाजारों के तकरीबन 3 अतराफ से वो प्लान बन रहा है कि कोई शहरी ऐसा ना हो कि जो आके उसकी गाड़ी पार्क ना हो। और अंदर जाने के लिए आपने देखा है कि वो बसें हमने खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए, मजदूरों के लिए वो आई हैं और अभी और ज्यादा आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, हर हालत में होगा। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। वो सिर्फ एक प्लाजे से अब काम आगे जा चुका है। सही। अब कितने प्लाजे जो हैं वो फैसलाबाद को मैं 2 अतराफ में जरूरी नहीं कि सारे प्लाजे ही हों। एक तो प्लाजा है, ठीक है। दूसरा रेलवे ट्रैक के साथ बिल्कुल खाली जगह पड़ी है, ठीक है, जहाँ पे लोग वैसे ही अपनी तौर पे खड़ी करते हैं। वो लंडे वाले वहाँ पे थे, उनको कहीं और जगह एडजस्ट कर रहे हैं और उस जगह पे पूरा काम हो रहा है। और रेलवे के डिपार्टमेंट के साथ बात चल रही है, उनके साथ ज्वाइंट जो प्रोजेक्ट बनेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उस पर तमीर तो हो नहीं सकती, एक रेलवे की जगह है। उस पर हमने तजवीज़ दी है, उस पर डीसी साहब और रेलवे के ऑफिस डिपार्टमेंट के लोग और कुछ उसमें हमारे ताजर हजरात वो भी उस पर काम कर रहे हैं। ये 2 तरफ हो गई, एक साइड से प्लाजा हो गया, वो भी कंप्लीट होगा, दूसरी तरफ से रेलवे ट्रैक जो इमीडिएट हमें हमारी ज़रूरत पूरी करेगा। और तीसरी कोई जगह भी हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप देखें कि विद इन फ्यू मंथ इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। पार्किंग का इशू नहीं रहेगा शहर में इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि पार्किंग एक अहम मसला है। हम देखते हैं कि अगर कहीं पर पार्किंग का इशू है तो वहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी मुतासर दिखाई देता है। अगर पार्किंग का मसला हल हो जाएगा तो यकीनन फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक अहम और बुनियादी मसला हल होगा और एक बड़ी सहूलत जो है वो फैसलाबाद के शहरियों को मिलेगी। इसके साथ यहाँ पर फराज राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर कंट्री है पाकिस्तान, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बजट में आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो एग्रीकल्चर को एम्पावर करने का जो एक मोटिव था उसे फुलफिल किया गया है? जो एग्रीकल्चर के हवाले से ना पिछला साल तो बड़ा मायूस कुन रहा। जो हमारी 5 बड़ी क्रॉप्स हैं ना वो सारी नेगेटिव में है। उसमें आप बेशक शुगर केन ले लें, बेशक आप वीट ले लें, मकई, जो हमारी 5 बड़ी क्रॉप्स हैं वो नेगेटिव में है। और जो पिछला बजट था वो भी इसी हुकूमत का था, वो कोई बाहर से नहीं आया था। उसमें देखना है कि एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे हुई। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि बजट प्लान करना, फिगर्स देना, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान काम है। देखना ये है कि ये किस हद तक इम्प्लीमेंट होता है। हम हर बार जो है अपने किसान को, दहकान को, मजदूर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है, बिल्कुल, ठीक है ना। प्रीवियसली शुगर केन के हवाले से तो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि जो शुगर मिलें हैं वो अपना क्रशिंग सीजन लेट करती जाती हैं, पेमेंट को ख़राब करती हैं, वहाँ से डिस्करेज किया गया। उसके बाद गंदम में भी यही सिचुएशन बनी। तो हम बजट के अंदर जितनी भी चीज़ें रख रहे हैं, जैसे आपको याद होगा जिस वक्त ये गंदम की बिजाई हो रही थी, यानी इसकी जो सोइंग हो रही थी, उस वक्त लोगों ने खाद बहुत महंगी ली, बड़ी मुश्किल से मिली, लाइनों में लग के डंडे खा के लोगों ने खाद ली, और जब क्रॉप आई तो किसी ने खरीदी, ठीक है ना। यानी जब आप खुद अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, अपने मजदूर को, दहकान को, किसान को डिस्करेज करते हैं, तो आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ पे कोई तरक्की होगी।
फिर जो और बड़ा मसला है दहकान के साथ, किसान के साथ या हमारे मजदूर के साथ, वो ये है कि हम जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं, जिस कीमत पे हम चीज लेते हैं उसी कीमत पे उनको मिल रही है। बिल्कुल। उनकी ले जाने की कॉस्ट भी है, ठीक है ना। उनके लिए हमसे ज्यादा मुश्किल है सरवाइव करना। उनको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए था। किसान कार्ड का सुना था कि वो हुआ है, लेकिन किसान कार्ड में आके बैठे भी नहीं और निकाले भी गए। वो ऐसा हुआ कि उसमें पेमेंट आई और आके चली भी गई, और इस दौरान जो है ना कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, और वो सारा जो है मतलब प्रोजेक्ट अपनी इफेक्टिवनेस जो है वो उसको लूज कर गए। तो जितना भी पार्ट आप इसके अंदर शामिल कर रहे हैं उसको इंश्योर करें कि आप डिलीवर कर सकें। मतलब जस्ट आपको एक आसरा, दिलासा, लारा, एक ख्वाब दिखाना जो है वो मकसद नहीं है। वो भले आप एग्रीकल्चर में ले लें, भले आप सेहत में ले लें, आप पीने के साफ पानी में ले लें, आप पार्किंग्स में ले लें, तमाम चीजों में जो भी चीज आप प्लान कर रहे हैं, क्या आपका पिछला रिकॉर्ड बताता है कि ये पूरी तरह डिलीवर हुआ है? ठीक है ना। अगर ये 15-20%, 25% कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आप ये देख लें कि हम 1,34,00,000 की आबादी है। बिल्कुल। तो इसका 15% कितने लाख लोग बनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जब हम फैसिलिटीज नहीं देते, जब हम चीजों को सही तरह एग्जीक्यूट नहीं करते, तो उसका डबल डैमेज होता है। एक डैमेज ये होता है कि लोगों का हम पे से बिलीव उठ जाता है। बिल्कुल। दूसरा दूसरा डैमेज मटेरियल की शक्ल में होता है कि वो जो प्रोजेक्ट होता है जिसके पैसे पड़े होते हैं हमारे पास, वो हम इस्तेमाल नहीं करते। वो हमें उसके ऊपर पे बैक भी करते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं आलमी इदारों को, और हम उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करते। तो इस तरह से वो हमारी वहां पे भी रिप्यूट खराब होती है। अब हम अपने अवाम से भी दूर हो रहे हैं, और वो जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनके साथ भी हमारी जो रेपो है वो फिर खराब होती है। बिल्कुल। तो इन चीजों को कंसिडर करना चाहिए। आप जो भी करने जा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत अच्छी जो है ना वो आपको टीम चाहिए, अगर वो कर पाए तो। बिल्कुल इसी तरह से ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की पहचान है, और अगर हम ज़राअत को या एग्रीकल्चर कंट्री एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के काश्तकार हैं, उनके मसाइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मियां मोहम्मद अजमल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम पंजाब के बजट के हवाले से देखें और इसका मौजना एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने के साथ साथ करें, तो एग्रीकल्चर के हिस्से में क्या क्या देख रहे हैं आप? जब हमारी गवर्नमेंट आई है तो महंगाई की दलदल में हम धंसे हुए थे। तो पहला जो मरला था, घरों तक हमने खाने पीने की चीजें पहुंचानी थी, और आपने देखा कि मरियम साहबा ने ऐसा इनिशिएटिव लिए कि आटे को 160 रुपए केजी जो पीटीआई के दौर में चला गया, तो उसको लेके आए हम 80 पे, सिर्फ 80 पे आ गए। ये भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। रोटी की कीमत तो 20-25 तक चली गई थी, उसको 15 रुपए तक, 10 रुपए तक अब ले आए। ये चीजें इनिशियल जो थी वो हमें करनी थी। और एक बात मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ रमजान शरीफ आया हो, कीमतें ना बढ़ी हो, बड़ी ईद आई हो, प्याज छत पे चढ़ गया, टमाटर तीसरी मंजिल पे चढ़ गए, और लेमन जो है नींबू जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, वो नायाब हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़ी ईद पे, ईद से पहले, ईद वाले दिन, ईद से 10 दिन पहले, 2 दिन पहले टमाटर 100 के 3 किलो मिल रहे थे, 4 किलो भी मिल रहे थे। इसी तरह प्याज 100 का 3 किलो मिल रहा था। ये सारी चीज़ें इनको मैनेज करना, और डीसी साहबान को मैं खुद, हम लकीर के फकीर नहीं है। एक जगह पे मैंने निशानदेही की खुद, फिर वो बड़ा मशहूर मेरा क्लिप भी चला। मैंने डीसी साहब को कहा कि वायसराय ना बनो, आप बाहर आके देखें 3 बजे के बाद जो रेडियो वाले शहरियों के साथ जो सलूक करते हैं उसको भी देखें। और फिर उसका मैंने मरियम साहबा के पोर्टल पे भी, और उनके चूंकि मैं ग्रुप में भी हूँ बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, मरियम औरंगजेब साहबा और मैडम आजमा बुखारी साहबा मेरी मिनिस्टर हैं मेरे डिपार्टमेंट की, उन्होंने भी इसका इनिशिएटिव लिया, पूछा, और फिर डीसी साहब ने अपनी टीम तश्कील दे दी जो 3 बजे के बाद रात गए तक वो वाच करते थे। फिर एक एग्जाम्पल थी कि छोटी ईद पे कसाबों ने जो 1000 रुपये केजी वाला बड़ा गोश्त था, उन्होंने 1400 रुपये कर दिया। मैंने उसी दिन क्लिप चलाया, और सेम डे सेम टाइम टीम वहां पहुंची, चलान हुए, बंदे पकड़े गए।
और अल्लाह की रहमत से लेवल पे आ गई हर बात। ये चीज़ें पहले मरले में बहुत बड़ी शहरी आबादी, इतने ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे 100 रुपये में अब सब्जी घर की पका लेते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं रईयों का बच्चा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कौन सी सब्जी आप पका सकते हैं 100 रुपए में। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये चीजें पहले मुमकिन नहीं थी। अब बिल्कुल आम शहरी की जरूरियत के हवाले से बात करें, इंशाल्लाह जो ज़राअत के हवाले से जो किसान है उनके लिए इतने ट्रैक्टरों की एक बहुत बड़ी खेप आ रही है, खाद के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है, सोलर के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है, बिजली के हवाले से हो रहा है। फर्दर भी हम जानेंगे कि किस तरह से किसानों को एम्पावर करना है। अगर आम शहरी की जरूरत के हवाले से बात करें, बहुत ही छोटी सी जरूरियात है जिन्हें पूरा होता हुआ दिखाई दिया जाना चाहिए इस बजट में। इस पर फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फैसलाबाद एक बड़ा और तारीखी शहर है और इस शहर में ना सिर्फ यहाँ के लोग जो हैं हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ चाहते हैं, बल्कि यहाँ पर छोटी बड़ी सनत को एम्पावर करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर टेक्सटाइल हब है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के कारोबार वाबस्ता हैं। अगर फैसलाबाद को तरक्की करता देखना चाहते हैं या फैसलाबाद अगर तरक्की करना चाहे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को एम्पावर करना है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के चैलेंजेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी बड़ी सनत पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बजट चूँकि अनाउंस हो चुका है तो यहाँ पर मियां अजमल साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ की छोटी बड़ी सनत हो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इसे एम्पावर करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जाते हैं? क्योंकि अगर हम फैसलाबाद की कामयाबी के हवाले से बात करें, ये तभी कामयाब होंगे जब यहाँ पर कारोबार के मौके होंगे, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। देखिए जी, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, सबसे पंजाब का सबसे बड़ा सनती शहर है हमारा, और अब आप देख लें कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद अब हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अशारिये जो हैं वो हमारे रिकॉर्ड पे जा रहे हैं। लेकिन अब कमी थी तो एक्सपोर्ट के हवाले से जो हमारे एक्सपोर्टर थे, अब जब एक्सपोर्ट होगी तो फिर इंडस्ट्री भी चलेगी। मैंने फेड में को विजिट किया, वो बहुत मुमताज़ सनतकार, उनका बड़ा एक मोतबर नाम है एक्सपोर्ट की दुनिया में, उन्होंने ट्रॉफियाँ जीती हैं। और राना अजहर वकार साहब को फेडमेक का चेयरमैन बनाया। उन्होंने बताया कि सिर्फ इस अदारे को बनाने के लिए, छोटी बड़ी सनतों को फैसिलिटेट करने के लिए 11 अरब का जो बजट वहाँ पे मिला उनको। सही। और अगला जो उन्होंने बताया, और मेरी भी बात हुई है, मेरी तलाल चौरी साहब से मुलाकात हुई कल परसों, उन्होंने कहा कि गैस का कनेक्शन खोलने जा रहे हैं, गैस सस्ती इंडस्ट्री के लिए करने जा रहे हैं, बिजली इनके लिए सस्ती करने जा रहे हैं। ये जो शोशा छोड़ा था सोलर का, अभी वो 18% लग गया, वो बिल्कुल झूठ था, क्योंकि फेसबुक पे हकीम और डॉक्टर भी बहुत हैं और वहाँ पे जाली जो है ना वो इसके फाइनेंस के बड़े माहिर बैठे हुए हैं, जाली फेक न्यूज़ बहुत चल रही है। ऐसा कोई नहीं है। इंशाल्लाह फैसलाबाद के लिए बिजली सनत के लिए ठीक है, और कनेक्शन जो इजी एक्सेस होगी हर बंदे की, बिजली का कनेक्शन की और गैस कनेक्शन खासतौर पर वो खोलने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गैस कनेक्शन खोलने से ये होगा, जो दरख्त काट काट के बेचारे जला रहे हैं और कोयला हमारी पहुंच से बाहर हो गया डीजल पेट्रोल की वजह से, अब गैस पे हम इनको दोबारा लाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कनेक्शन भी खोल रहे हैं, इसको सस्ता भी कर रहे हैं। ठीक है, ये कास्ट जब कम होगी तो एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी। और कल जो मैंने वहां पे विजिट किया है तो इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में, बल्कि नेक्स्ट मंथ जो आप देखेंगे कि ये हमारा टेक्सटाइल का जो शोबा है, अल्लाह के फजलो करम से ये दोबारा इम्पावर होगा। ठीक है, और ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने अब माहौल दिया है, ये भी प्रॉब्लम था कि हमारे साथ तो कोई जब ये छोड़ के गए हैं, वो तो ऐसा छोड़ के गए जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। पाकिस्तान को श्रीलंका की बातें करके गए कि श्रीलंका बन रहा है, और हमारे पाकिस्तान बनाने वाली जमात और बचाने वाली, उससे हमारा ताल्लुक है। उन्होंने आके जंग और जदल के माहौल के बावजूद इस तरह की जो सफारतकारी की है, सफारती कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिनमें हमारी कोलिशन पार्टनर पीपल्स पार्टी का भी रोल है। बिलावल साहब भी गए हैं बाहर,
अब आपसे यूरोप भी बिजनेस करने जा रहा है, तमाम पाबंदियां खुल चुकी हैं, आपसे मिडिल ईस्ट भी बिजनेस करने जा रहा है। यानी जब उनसे बिजनेस खुलेगा, जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपकी इंडस्ट्री अल्लाह के फजल व करम से उसमें नई जान आएगी। ये कोई सियासी बात नहीं है, मैं काबिल अमल बातें कर रहा हूँ जिसको आप काउंटर कर सकती हैं, काउंटर चेक कर सकती हैं आप। सही। अल्लाह के फजल व करम से ये आप मेरे शहर के मजदूरों को, मतलब मेरे शहर के सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मेरे इस शहर बात के से- सनतकारों को, मजदूरों को मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। सही, कि इंशाल्लाह इतनी सस्ती ये होगी, दोबारा हम देखें। हमारा इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, दोबारा आपकी चिमनियों से बड़ा खूबसूरत धुआं निकलेगा, जिसपे हम इसको फिल्टर करके वो लाएंगे ताकि आपकी सेहत पे भी असर ना होगा। बिल्कुल। इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर फैसलाबाद की इंडस्ट्री को एम्पावर करने के हवाले से बात हो, यहाँ पर छोटी बड़ी सनत को एम्पावर करने के हवाले से बात हो, तो बिजनेस कम्युनिटी की यही डिमांड है कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर लेकर आई जाएँ कि जहाँ के टैक्स के निज़ाम को बेहतर किया जाए, जहाँ पर एनर्जी कॉस्ट जो है उसे कम किया जाए। तो इस पे जो है इकदाम किए जा रहे हैं मियाँ मोहम्मद अजमल के अकॉर्डिंग, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये जो चीज़ है ये हमें बहुत जल्दी होते हुए फैसलाबाद में दिखाई दे। यहाँ पर फराज राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम सनत के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि सनत से बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता होता है, यहाँ पर कारोबार आएगा, यकीनन शहर में खुशहाली आएगी। आप इस चीज़ को बजट में किस तरह से देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर कमी रह गई है, कोताही रह गई है, या बिल्कुल परफेक्ट है? बेसिकली जिस वक्त इंसेंटिवाइज करते हैं ना किसी भी सेक्टर को, जैसे सनतों की बात ही की कि हम सुई गैस सस्ती कर रहे हैं, तो उस वक्त जो सेटअप होता है ना, जो उस वक्त लोग गवर्न कर रहे होते हैं, वो उनके साथ बहुत सारे ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं जिनके ऊपर अमल नहीं होता। जैसे अभी सोलर की बात हो रही थी कि उसमें एक अफवाह आई थी कि 18% जो है वो आ रहा है, और फिर वो नहीं आया। it was suggested but it was not taken on। ठीक है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने सोलर लगाया था उनके साथ क्या हुआ? जिस वक्त उन्होंने लगाया तो उनको 34 रुपए यूनिट, फिर इस वक्त 27 रुपए यूनिट, और अब उनको ये कहा गया है कि अब ये एट पार होगा, अब ये एट पार होगा और आप टैक्स पे करेंगे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपने लोगों की आंखों में ना अच्छे अच्छे ख्वाबों का सुरमा डालते हैं, फिर हम उनकी आंखें धोना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट नहीं बनता। कन्वेंशनल इंडस्ट्री जो है, जैसे हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, हमारी कोई एग्री इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री है, एग्री इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक है। अगर आपने नौजवान को इंगेज नहीं किया तो आप क्या ग्रो कर लेंगे? टेक्सटाइल के अंदर यही लोग जाएंगे, ठीक है। टेक्सटाइल के अलावा लोगों को, अगर आपने जॉब्स क्रिएट नहीं की, अगर आपने नई इंडस्ट्री, आपने नए ट्रेड्स नहीं डेवलप किए, आप सरवाइव करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपकी जो आईटी बेस्ड सर्विसेज इंडस्ट्री है उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया गया, ठीक है। उनकी पेमेंट आने का कोई सिस्टम ही नहीं है। पेपॉल पाकिस्तान में काम नहीं करता, बड़े कॉम्प्रोमाइज तरीके से उनको पेमेंट मिलती है। और जो बड़े बड़े जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस, उनके अपने सेटअप हैं दुबई में, वहां से उनके थ्रू उनकी पेमेंट भी कॉम्प्रोमाइज होती है। सही। तो वर्चुअल असिस्टेंट का, ग्राफिक डिजाइनर का, यानी क्रिप्टो करेंसी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, कोई वर्चुअल असिस्टेंट है, कोई मल्टीमीडिया की उसको मैनेज कर रहा है, उसको जो पैसे मिलने ना बाहर से जो आने हैं, उसके अंदर ना आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, ना आपके कोई लेबर लॉज इन्वॉल्व हैं, ना उसके अंदर कोई आपको लंबी चौड़ी चीजें चाहिए। लैपटॉप के ऊपर उसने वो काम करना है, इंटरनेट का उसको कनेक्शन चाहिए, और उसकी पेमेंट आने का कोई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। आप इस कन्वेंशनल इंडस्ट्री को जितना मर्जी पंप करी जाएं, आप इसमें क्या करते हैं? यू टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। बिल्कुल। मुशर्रफ आया, उसने आके कहा कि यार ये क्या तुम कपड़ा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो वैल्यू एडेड नहीं है। आप स्ट्रेट अवे जो है बेडशीट बेच रहे हैं, आप स्ट्रेट अवे टॉवल बेच रहे हैं, आप वैल्यू एडेड नहीं बेच रहे। आपने कोई बड़ा ब्रांड नहीं डेवलप किया। हुकूमत ने अगर कोई या इंडस्ट्री ने कोई बड़े ब्रांड डेवलप किए हैं तो वो मुझे बता दें। दूसरे ब्रांड्स के लिए हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर ठप्पा तो किसी और का लगता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। उसमें आपको वो पैसे नहीं मिलते जितने आप इसमें लगाते हैं। फिर आप उनको टैक्स में रिबेट भी देते हैं, आप उनको R&D के नाम पे भी पैसे देते हैं। और वो बच्चे जो आपने BS करा के आपने लाख रुपया सेमेस्टर की उनसे फीस ली हुई है,
वो अपना काम करते हैं, आप उनको तो तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं रहे। बिल्कुल इसी ठीक है तरह ना, से मतलब कन्वेंशनल इंडस्ट्री को आप जितना मर्जी पंप करी जाएंगे, जितना मर्जी पंप करी जाएंगे, वो अपने क्लाइमेक्स पे आ चुकी है, उसने उससे ऊपर नहीं बिल्कुल जाना। इसी तरह से कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और पॉलिसीज जो हैं अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज की जाएं तो मैं समझती हूँ कि उसका असर जो है वो देर पा रहता है। इस पर फर्दर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद की सियासत के हवाले से, फैसलाबाद की शहरियों के मसाइल के हवाले से, क्योंकि शहर की अगर ज़रूरियात के हवाले से बात करें, बेशुमार ज़रूरियात हैं जिनका पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे हम ऑलरेडी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर चुके हैं कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बेहतर होनी चाहिए, उसके साथ साथ पीने का साफ़ पानी होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा इशू है जो मैं समझती हूँ ये फैसलाबाद का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का इशू नहीं, ये पूरा दुनिया का इशू बनता जा रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग का इशू। इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है, इसकी हिफाजत के लिए हम सब लोगों को इक़दाम करने हैं। और इस इशू को क्या पंजाब हुकूमत ने बजट में प्रेफरेंस दी है, तरजीह दी है। और फैसलाबाद में अगर इन्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक सनती शहर है यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट के इशू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर मियां मोहम्मद अजमल साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, पंजाब के हवाले से बात करें, तो इन्वायरमेंट का जो इशू है ग्लोबल वार्मिंग का, उसे संजीदा लिया जा रहा है और बजट में इस चीज़ को किस तरह से शामिल किया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस पे हमारी मैडम मरियम साहबा का बहुत फोकस है, ख़ास तौर पे शजरकारी। यही एक वाहद पूरी दुनिया में भी इसको तस्लीम किया गया है और शजरकारी का जो रिकॉर्ड काम हुआ एक साल में, वो पहले कभी नहीं हुआ और इसमें बजट में रखा गया है। और अब हर शोबे में, हर महकमे में शजरकारी लाजम करार दी गई है। और एक हमारा जो एक इस पे काम हो रहा है, वो हमारे एक मिनिस्टर साहब की को मुकर्रर किया गया कि मोटरवेज के साथ, हाईवेज के साथ साथ जितनी रोड्स हैं, जितने स्पेस हैं, उस पर फलदार शजरकारी की जाए, ठीक है, ताकि वो लोगों की दिलचस्पी भी हो। उसको बेशक कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए, लेकिन दरख्त होने चाहिए। ठीक है। और एक तो ये इस पे फैसला हो चुका है, इस पे फंड्स भी इस पे रखे गए हैं। ठीक है। और दूसरा जो हमारे पार्किंग वाले हमारे जितने शोबे हैं, उसमें भी ये शहर के अंदर भी हर जगह पे शजरकारी जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। और आप नए पार्क्स बन रहे हैं, और एक आपके लिए फैसलाबाद में इंशाल्लाह वो सफारी पार्क का मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था, उस पर भी वर्किंग तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ठीक है। हमारे पास गटवाला के पास इतनी जगह पड़ी है, इसी तरह और जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है उन पे शजरकारी और दरख्त लगाने का प्लान गवर्नमेंट ने तय कर लिया। उसमें बजट भी रखा गया, फंड भी रखा गया। आप देखेंगे कि इसके साल के आखिर तक सही जो पिछले 20 साल से नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह इस एक साल के अंदर आप देखेंगे कि रिकॉर्ड दरख्त लगाए जाए। सही। यहाँ पर मियां मोहम्मद अजमल साहब ये भी बताइएगा कि हमने सुना था कि फैसलाबाद में जो है वो इन्वायरमेंटल टावर बनेगा, तो ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? क्योंकि यहाँ पर वो भी वर्किंग में है, उस पर काम हो रहा है। चूंकि अब जो दौर आया ना जी, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे गोरा 100 साल की प्लानिंग करता है, तो हमने तो 5 साल की भी नहीं की पीछे। बिल्कुल हमारा अलमिया ये रहा है। लेकिन अब मरियम साहबा की सरबराही में और मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो भी काम हो रहा है, उसको अगले 50 साल कम से कम देख रहे हैं। उसके हवाले से इस तरह का प्लान हो रहा है। जैसे आपका सेफ सिटी अब हो गया, कंप्लीट फैसलाबाद का तकरीबन हो चुका है, और वो भी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा आपको मदद देगा। जो पुरानी गाड़ियां हैं जो इनके धुआं छोड़ने वाली है, उन पर पूरा कंट्रोल होगा, वो बंद हो जाएंगी, चलेंगी नहीं, अगले चौक में उनको पकड़ लिया जाएगा। इसी तरह ये जो आपने प्रोजेक्ट बताया, इस पे पूरी वर्किंग जारी है, इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगा। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है सेफ रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि इसमें शहरियों के ताउन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ ही साथ हुकूमत पंजाब जो है वो कोशिशें कर रही है। फराज राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें, फैसलाबाद में दरख्त लगाने के हवाले से बात करें, या सिर्फ इसे बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसे उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है जितना बड़ा ये इशू है? बेसिकली इसमें जो इशू बना था ना, वो तो बना था स्मोक से।
प्रीवियस ईयर, फिर लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर तो कम रहा खैर। और जो स्मोक के इशू से ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक बना दी गई। मुशर्रफ के दौर से या उसके बाद से अभी तक, और जब भी कभी कोई किसी अस्करी आमिर ने हुकूमत पे कब्जा किया है ना, तो वो आम तौर पे पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के लिए ना ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ ले लेते हैं। वो अवामी नुमाइंदे जो है ना उनको पीछे कर देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज बनती हैं, और अथॉरिटी का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे उसमें ब्यूरोक्रेट होंगे, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते कि उसने जो कर दिया। आप फूड अथॉरिटी देख लें, आप हार्टिकल्चर, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी देख लें, वो सिर्फ अथॉरिटीज हैं और वो अपने तरीके से काम करने की कोशिश करती हैं। जैसे अभी मियां साहब ने कहा कि जी अगले चौक पे गाड़ी जो है ना वो बंद हो जाएगी। अब जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं वो कमर्शियल गाड़ियां हैं, बजाय कि पूरे शहर को आपने अजाब में डालना है, जो बस टर्मिनल्स हैं वहां पे जाएं, जो वैन टर्मिनल्स हैं वहां पे जाएं, वहां पे लगा के वहीं चेक कर दें। और ये पहले सिस्टम मौजूद रहा है। जो फिजिकल व्हीकल एग्जामिनेशन वाला डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना, उसको सिर्फ थोड़ा फाल करने की जरूरत है। जब आप अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी बनाते जाते हैं ना, तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। आपने गाड़ियों का धुआं चेक करना है, 5 साल से बाद वाली जो प्राइवेट गाड़ियां उनको चेक कर लें, कमर्शियल बेशक हर साल वाली चेक करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एनवायरमेंट डिलीवर करना, यानी अब जो सरकारी गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, आप स्कूल्स ले लें, गवर्नमेंट के दफातर ले लें, आप उनकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उन पे देख लें, कितनी जगह हैं जहां पे जो है ना वो पार्क्स एंड हार्टिकल्चर जो है वो लगा रही है, पौधे लगा रही है। बजट उनके पास है, बजट उनके पास बहुत है, और वो लैप्स करेगा साल के आखिर पे, ठीक है ना। और हमें पता लगेगा कि जी इतने पौधे लग गए, इतने फलां जगह लग गए। वो जो पौधे हैं वो जो मरात याफ्ता तबका है ना, उनके घरों में, उनकी कोठियों में, उनके घूमने फिरने वाले पार्क्स में, उनके लेयर क्लब्स में लगेंगे, वो आवाम तक नहीं जाएंगे। यानी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ग्रीन बेल्ट्स, इसके ऊपर क्या हजारों दरख्त नहीं लग सकते, और लगते हैं। तो मतलब ना, बजाय ये कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई चीज करें, हम किसी चीज के ऊपर वर्किंग शुरू कर दें और फिर हम कहें कि जी वो हमारा तो टेन्योर खत्म हो गया। यानी इससे ज्यादा बेहतर है कि हम छोटा सा एक स्मॉल स्टेप जो है ना वो ले लें, किसी लेवल पे भी ले लें, वो भले सरकारी उस पे ले लें, प्राइवेट जो नई हमारी बन रही हैं सोसाइटीज वगैरह, उनको पाबंद करें कि यार आप कम से कम इतने दरख्त लगाएंगे, आपके ग्रीन बेल्ट्स पे इतनी कनोपी वाला दरख्त होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फिर एनवायरनमेंट के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो चीजों को खराब करती हैं। मसलन जितने भी हमारे बैंक्स हैं, हमारे प्राइवेट इदारे हैं, रिटेलर सेटअप्स हैं, उन तमाम के ऊपर ना एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, 5-5, 6-6 एयर कंडीशनर्स। वो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो जो ग्रीन हाउस गैसेज ओमिट होती हैं, उसका क्या चेक है? मतलब इट इज नॉट एज सिंपल एज 1 2 3, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और आपको इसको बिल्कुल बुनियाद से लेके चलना है। सिर्फ एक दरख्त लगा देना या किसी एक को प्रोटेक्ट कर देना, कोई उसके ऊपर इदारा बना देना, अथॉरिटी बना के 4-6 ब्यूरोक्रेट्स को उसके ऊपर बिठा देना, अवाम के मसाइल इससे हल नहीं होते। जब स्मोक की वजह से आप कारोबार को बंद करते हैं, आप कहते हैं जी फलां दिन की छुट्टी है, अब एडिशनल फलां दिन की भी छुट्टी है, इतने दिन स्कूल बंद है, उससे जो आपकी नेशनल प्रोडक्टिविटी का सत्यानाश होता है, उसके बारे में बिल्कुल इसी तरह से इस पे बहुत ज्यादा कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की जरूरत है। दरख्त लगाएं, लेकिन एक शहरी होने के नाते मुझे आपको सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया फराज राशिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत शुक्रिया मियां मोहम्मद अजमल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। क्योंकि बजट हो या कोई भी चीज़ हो, हम देखते हैं कि एक शहरी की छोटी छोटी सी ज़रूरियात हैं, वो ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, और बजट जो है वो अदाद-ओ-शुमार तक नहीं बल्कि हकीकी तौर पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यही एक आम शहरी की डिमांड है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।